हम्म आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, वो सच में काफ़ी विशाल है। एक तरफ हमारे पास वो स्टॉक मार्केट मास्टर कोर्स 2.0 का पूरा वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है, और दूसरी तरफ एक 90 चैप्टर वाला प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट लर्निंग पीडीएफ करिकुलम है। जो कि अपने आप में लिटरली एक एनसाइक्लोपीडिया जैसा है। मतलब इसमें इतनी गहराई है कि कोई भी आसानी से इसमें खो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन कोई बेसिक ज्ञान बांटना नहीं है। हमारा लक्ष्य इस भारी भरकम डेटा को डिकोड करना है, ताकि एक आम इंसान बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के एक स्मार्ट और वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन सके। सही कहा आपने। और इन सोर्सेज की सबसे खास बात यह है कि ये केवल ये नहीं बताते कि क्या खरीदना है या क्या बेचना है। ये उसके पीछे का जो क्यों है ना, वो समझाते हैं। यानी बाजार का मनोविज्ञान और असली व्यापार की समझ। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि पर्दे के पीछे बिजनेस कैसे काम कर रहा है, तब तक चार्ट्स और नंबर्स का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। वीडियो में एक बहुत ही दिलचस्प और एकदम देसी उदाहरण दिया गया है, समोसे और ढाबे वाला। हाँ, वो अमरीक सुखदेव ढाबे वाला उदाहरण। एकदम सही। मतलब अगर कोई समोसे का ठेला लगाता है तो 1600 रुपए की लागत पर 2500 रुपए का रेवेन्यू और 900 रुपए का मुनाफा कमा लेता है। लेकिन जब यही मॉडल स्केल होता है ना, तो वो हल्दीराम जैसा विशाल ब्रांड बन जाता है। और फिर मुरथल की उस अमरीक सुखदेव ढाबे का उदाहरण देखिए। बाहर से वो सिर्फ एक ढाबा लगता है, लेकिन उसका सालाना रेवेन्यू 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और यही वो पॉइंट है जहां इन्वेस्टर का माइंडसेट बदलना चाहिए। हमें सिर्फ शेयर नहीं खरीदने, हमें बिजनेस खरीदना है। वीडियो में एक केस स्टडी है जो इसे बहुत अच्छे से समझाती है। रोहित नाम के एक इन्वेस्टर की कहानी। वो कोविड क्रैश वाला किस्सा ना? हाँ बिल्कुल। 2020 के कोविड क्रैश के दौरान रोहित का पोर्टफोलियो लगभग 60% गिर गया था। जाहिर है वो पूरी तरह से घबराहट में था और अपना सब कुछ बेचना चाहता था। और ईमानदारी से कहूं तो उस वक्त का जो माहौल था, मतलब जब बाजार रोज 5-10% गिर रहा हो, तो किसी का भी पैनिक करना बहुत स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो रोहित से जो असली सवाल पूछा गया वो ये था कि क्या उसने सिर्फ कुछ शेयर खरीदे थे या उसने एक चलते फिरते बिजनेस में हिस्सेदारी ली थी। ये सवाल ही पूरा नजरिया बदल देता है। एकदम। क्योंकि अगर आपने एक मजबूत बिजनेस खरीदा है तो वो रातों रात खत्म नहीं होगा, भले ही शेयर की कीमत आधी हो जाए। ये जो मानसिकता का बदलाव है ना, यही एक इन्वेस्टर को लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। सही बात है। और जब हम इस पूरे बाजार के इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो सोर्सेज में कुछ बहुत ही दिलचस्प एनालॉजीज दी गई हैं, जैसे डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का अंतर, जो अक्सर नए लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। हाँ, तो इसे बहुत आसान भाषा में एक ग्रॉसरी स्टोर की तरह समझाया गया है। डीमैट अकाउंट आपका वो ग्रॉसरी बैग या राशन का थैला है जहां आपके शेयर्स सेफ रखे जाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट वो कैशियर है जो आपके लेन देन को संभालता है। ये काफी सटीक उदाहरण है। और इसी मैकेनिज्म के विकास को समझने के लिए एक्सचेंज का इतिहास भी दिया गया है, जो काफी हैरान करने वाला है। बिल्कुल। मतलब एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज हमारा बीएसई है, जो 1875 में शुरू हुआ था। तो अब लिटरली बरगद के पेड़ों के नीचे ट्रेडिंग होती थी। और उसके बाद 1992 में जब एनएसई आया तो उसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। एनएसई पहले ही दिन से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक था। और इसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को भी बहुत सुव्यवस्थित कर दिया। वीडियो में आईपीओ लाने के मुख्य कारणों का काफी गहराई से विश्लेषण किया गया है। हाँ, वहाँ 5 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला तो जाहिर है पूंजी जुटाना, ताकि कंपनी अपने ऑपरेशंस को बढ़ा सके। और दूसरा कारण जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा, वो है अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना। मतलब जो वेंचर कैपिटलिस्ट शुरुआत में रिस्क लेते हैं, उन्हें अपना पैसा निकालने का एक रास्ता चाहिए होता है। बिल्कुल। तीसरा कारण है ब्रांड विजिबिलिटी। जब कंपनी लिस्ट होती है तो उसका नाम हर रोज न्यूज में आता है, जो उसकी मार्केटिंग में मदद करता है। चौथा है अपने कर्मचारियों को ईसॉप्स यानी शेयर्स देना, जिससे वे कंपनी की ग्रोथ से सीधा जुड़ जाते हैं। और पांचवा कारण जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, वो है एक्विजिशन के लिए शेयर्स का करेंसी के रूप में उपयोग करना। कंपनी कैश की जगह अपने शेयर्स देकर दूसरी कंपनियों को खरीद सकती है। एकदम सही। लेकिन जब कंपनियां इस इलेक्ट्रॉनिक बाजार में लिस्ट हो जाती हैं तो वॉलेटिलिटी भी आती है, और यहीं पर सर्किट ब्रेकर्स का रोल आता है। सेबी ने जो 5, 10 और 20% की सर्किट लिमिट्स तय की हैं, वे बहुत सोच समझकर बनाई गई हैं। और इसका सबसे बड़ा टेस्ट हमने उसी 23 मार्च 2020 के दिन देखा था,
जब कोविड क्रैश के दौरान निफ्टी खुलते ही 10% गिर गया था। हाँ, और ट्रेडिंग को 45 मिनट के लिए पूरी तरह से रोक दिया गया था। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि ये ठहराव क्यों होता है, ये कोई तकनीकी खराबी नहीं होती। ये इसलिए होता है ताकि जो कैस्केडिंग इफेक्ट है उसे तोड़ा जा सके। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब जैसे एक के बाद एक चीजें गिरती चली जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज के दौर में बहुत सारी ट्रेडिंग मशीनें या एल्गोरिदम कर रही हैं। जब भाव तेजी से गिरता है तो मशीनों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जो और बिकवाली ट्रिगर करते हैं। इससे इंसान और मशीन दोनों एक पैनिक साइकिल में फंस जाते हैं। तो ये 45 मिनट्स का ब्रेक उस साइकिल को तोड़ने के लिए होता है। हाँ, ये समय होता है ठंडा पानी पीने का, अपनी स्प्रेडशीट दोबारा देखने का और ये तय करने का कि क्या वाकई कंपनी के फंडामेंटल्स बदल गए हैं या ये सिर्फ पैनिक है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब बाजार में इतना शोर हो तो हम फंडामेंटल्स को कैसे समझें? हमारे सोर्स मटेरियल में फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ बहुत ही शानदार मैट्रिक्स दिए गए हैं, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या ओपीएम, जो किसी भी बिजनेस की असली सेहत दिखाता है। हाँ, इसे अगर आम इंसान की सैलरी से समझें तो मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 रुपए है। अब घर का किराया, राशन और बाकी सब खर्च निकालकर अगर महीने के अंत में 10,000 रुपए बचते हैं तो वो उसका असली मार्जिन हुआ, यानी 20%। कंपनियों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। सारा कच्चा माल और लेबर का खर्च निकालकर जो बचता है वही ओपीएम है। और सिर्फ ओपीएम ही नहीं, एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम है जिस पर पीडीएफ में खास जोर दिया गया है, वो है डेटर डेज। किसी भी बिजनेस में उधारी का पैसा 120 दिनों से ज्यादा बाहर नहीं फंसा होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि सोचिए अगर किसी कंपनी का ओपीएम 30% दिख रहा है, जो कागज पर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके डेटर डेज 200 हैं, तो इसका मतलब है कि माल तो बिक गया लेकिन पैसा 6 महीने बाद आ रहा है। बिल्कुल। ऐसे में कंपनी के पास अपना रोजमर्रा का काम चलाने के लिए कैश ही नहीं बचेगा, वर्किंग कैपिटल की कमी हो जाएगी। इसलिए उधारी जितनी जल्दी वापस आए, बिजनेस उतना ही स्वस्थ होता है। और इसी स्वस्थ बिजनेस की एक और बहुत बड़ी पहचान होती है, जिसे मोट कहा जाता है। मोट यानी वो पानी की खाई जो पुराने जमाने में किलों के बाहर बनाई जाती थी। एग्जैक्टली वही। बिजनेस की दुनिया में ये कंपनी का वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो दुश्मनों यानी प्रतियोगियों को आसानी से अंदर नहीं आने देता। पीडीएफ में एशियन पेंट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे ब्रांड्स का बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक सवाल है। अभी हाल ही में ग्रासिम जैसी एक विशाल कंपनी ने पेंट सेक्टर में एंट्री की है, वो भी हजारों करोड़ के निवेश के साथ। तो क्या एशियन पेंट्स का मोट खतरे में नहीं है? सिर्फ ब्रांड का नाम होना काफी है क्या? बहुत ही अच्छा सवाल है, और यहीं पर असली मोट की समझ काम आती है। एशियन पेंट्स का असली मोट सिर्फ उनके टीवी विज्ञापन नहीं है। उनका मोट है वो नेटवर्क जहां देश भर में 50,000 से ज्यादा हार्डवेयर स्टोर्स पर उनकी टिंटिंग मशीनें लगी हुई हैं। अच्छा, वो मशीनें जो रंग मिलाती हैं? हाँ, कोई नई कंपनी पैसा लगाकर विज्ञापन तो दे सकती है, लेकिन उन 50,000 दुकानदारों को अपनी दुकान में एक और नई मशीन लगाने के लिए मनाना इतना आसान नहीं है। इसे स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। ये ब्रांडेड मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत मजबूत मोट है। समझ गया। यानी ये स्टील या सीमेंट जैसे कमोडिटी बिजनेस से एकदम अलग है, जहां ज्यादातर खेल सिर्फ कीमत का होता है और ब्रांड लॉयल्टी कम होती है। बिल्कुल, और इसीलिए हमें पोर्टफोलियो बनाते समय डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देना चाहिए। सोर्सेज में भारत के 12 मुख्य सेक्टर्स का जिक्र है और एक बहुत ही कड़ा नियम बताया गया है। हाँ, वो गोल्डन रूल कि किसी एक सेक्टर में आपके पोर्टफोलियो का 20% से ज्यादा हिस्सा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ हाई कोरिलेशन वाले सेक्टर्स को भी समझना जरूरी है, जैसे आईटी और फार्मा। ये दोनों सेक्टर्स काफी हद तक डॉलर की कीमत पर निर्भर करते हैं, क्योंकि इनकी कमाई का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है। सही कहा। तो अगर डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होता है तो ये दोनों सेक्टर्स एक साथ दबाव में आ सकते हैं। इसलिए दोनों को एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदना डाइवर्सिफिकेशन के नियम के खिलाफ हो सकता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि फंडामेंटल्स के बाद वो जो 90 चैप्टर वाला पीडीएफ करिकुलम है, वो हमें एक अलग ही टेक्निकल लेवल पर ले जाता है। इसे 3 बैचेस में बांटा गया है, द आईज, द टूल्स और द माइंड। द आईज वाला हिस्सा पूरी तरह से बाजार को देखने की नजरिए पर है, विशेषकर कैंडलस्टिक्स पर। हाँ, और जिस तरह से कैंडलस्टिक्स को समझाया गया है वो बहुत प्रैक्टिकल है। आमतौर पर लोग सिर्फ पैटर्न रट लेते हैं, लेकिन पीडीएफ बताता है कि कैंडलस्टिक की बॉडी और विक असल में एक कहानी सुनाते हैं। जैसे कि बुल्स और बेयर्स के बीच की रस्साकशी। बिल्कुल,
अगर चार्ट पर एक डोजी या हैमर पैटर्न बन रहा है तो वो महज एक आकार नहीं है, वो साफ दिखाता है कि दिन के दौरान बेचने वालों ने कीमत को नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन आखिर में खरीदार भारी पड़े। ये बाजार का लाइव मनोविज्ञान है। और जब हम मनोविज्ञान और गणित की बात करते हैं तो पीडीएफ का दूसरा हिस्सा द टूल्स सामने आता है। यहाँ ऑप्शंस ट्रेडिंग की जो सच्चाई बताई गई है वो बहुत से लोगों के लिए आंखें खोलने वाली हो सकती है। हाँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग का वो जो गणित है कि ऑप्शन बायर के जीतने के चांस केवल 33% होते हैं, जबकि सेलर के 66%। ये डेटा बहुत पावरफुल है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? जरूर। इसका सबसे बड़ा कारण द ग्रीक्स में छिपा है, विशेष रूप से थीटा में। थीटा असल में समय के साथ प्रीमियम के कम होने की दर है, यानी टाइम डिके। हाँ, इसे एक फ्लाइट की टिकट की तरह समझिए। मान लीजिए आपकी टिकट वेटिंग में है। जैसे जैसे फ्लाइट का समय नज़दीक आता जाएगा, आपके कंफर्मेशन की उम्मीद कम होती जाएगी और उस वेटिंग टिकट की वैल्यू गिरती जाएगी। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। ऑप्शंस में भी यही होता है। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है, थीटा की वजह से कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू गिरती है और ये समय का गिरना हमेशा ऑप्शन सेलर का दोस्त होता है। बाजार अगर एक जगह रुका भी रहे तो भी सेलर पैसा कमाएगा और बायर पैसा खोएगा। बाप रे, यानी अगर बाजार आपकी दिशा में तेजी से नहीं भागा तो समय आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी है। और प्रैक्टिकल होने की बात से मुझे वीडियो का वो हिस्सा याद आ रहा है जो सोशल मीडिया के एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ता है। आप उस एसआईपी वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ना? एकदम सही। आजकल ये बहुत सुनने को मिलता है कि बस 500 या 1000 रुपए की एसआईपी शुरू कर दो और कंपाउंडिंग के जादू से आप करोड़पति बन जाओगे, जो कि गणितीय रूप से बहुत भ्रामक है। हाँ, वीडियो इसका कड़वा सच बताता है। 500 रुपए की एसआईपी से आप अनुशासन जरूर सी सकते हैं, लेकिन बड़ी वेल्थ नहीं बना सकते। असली फोकस अपस्किलिंग पर होना चाहिए, अपनी मुख्य आय या बेस इनकम को बढ़ाने पर होना चाहिए। क्योंकि जब बेस इनकम बढ़ेगी तभी आप एक बड़ी रकम निवेश कर पाएंगे। और निवेश में उम्र के हिसाब से एसेट एलोकेशन का नियम भी यही कहता है। वो 25 साल और 55 साल की उम्र वाला उदाहरण। हाँ, अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आपके पास रिस्क लेने का समय है। इसलिए पोर्टफोलियो में 15% डेट और 85% इक्विटी होना लॉजिकल है। लेकिन अगर उम्र 55 साल है तो पूंजी को दोगुना करने से ज्यादा जरूरी उसे सुरक्षित रखना है। तभी अनुपात 50-50 होना चाहिए। लॉजिकल तो ये सब बहुत लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा लॉजिक तब काम नहीं आता जब हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं और बाजार ऊपर नीचे हो रहा होता है। और इसीलिए पीडीएफ का जो तीसरा और आखिरी हिस्सा है, द माइंड, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, हम खुद हैं। हाँ, उसमें द होली ग्रेल फैलेसी का जो जिक्र है कि ट्रेडर्स एक ऐसे जादुई इंडिकेटर की तलाश में सालों बर्बाद कर देते हैं जो कभी नुकसान न दे, जबकि सच्चाई ये है कि बाजार में ऐसा कोई परफेक्ट इंडिकेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर स्ट्रैटेजी में नुकसान के दौर आते हैं। और इसके अलावा दो और बहुत खतरनाक मानसिक जाल हैं। पहला है फोमो, यानी छूट जाने का डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, और दूसरा उससे भी खतरनाक है, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग तो मतलब सबसे ज्यादा अकाउंट्स खाली करवाती है। जब किसी को नुकसान होता है तो अंदर एक एड्रेनलिन रश और गुस्सा भर जाता है। इंसान तुरंत अगला ट्रेड लेता है, सिर्फ बाजार से अपना पैसा वापस छीनने के लिए। और उस वक्त वो अपना सारा रिस्क मैनेजमेंट भूल जाता है। केवल बदले की भावना होती है जो अंत में और बड़ा नुकसान करवाती है। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो हमने बहुत सारे पहलुओं को छुआ। हमने अमरीक सुखदेव ढाबे से बिजनेस माइंडसेट और ओपीएम समझा। हमने 120 दिन के डेप्टर डेज और एशियन पेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन वाले मोड को जाना। हमने ऑप्शंस में थीटा के गणित और सर्किट ब्रेकर्स के मनोविज्ञान को भी देखा। बिल्कुल। और अंत में हमने समझा कि बिना अपने दिमाग पे कंट्रोल किए, बिना फोमो और रिवेंज ट्रेडिंग से बचे, कोई भी चार्ट या फंडामेंटल काम नहीं आ सकता। इस पूरी चर्चा के आधार पर मैं अंत में एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। आज के समय में जब कंप्यूटर एल्गोरिदम और सुपर कंप्यूटर सेकंड के 1000वें हिस्से में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्या एक रिटेल इन्वेस्टर का असली मोड कोई टेक्निकल चार्ट है? ये सोचने वाली बात है। शायद नहीं। मुझे लगता है कि आज के दौर में एक रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी ताकत कोई मशीन नहीं, बल्कि उसकी अपनी भावनात्मक स्थिरता और सालों तक शांति से इंतजार करने का धैर्य है।
ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी सीखने वाले को खुद से जरूर पूछना चाहिए। सच में ये बहुत ही प्रोवोकेटिव और सही विचार है। मशीनों के पास स्पीड हो सकती है, लेकिन धैर्य और कन्विक्शन एक विशुद्ध इंसानी खूबी है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। उम्मीद है बाजार के इस शोर के बीच ये चर्चा आपके लिए मददगार साबित होगी।